बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे जी। एक तो छोटा सा टॉपिक है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस, और उसके बाद हम प्रोसेस मॉडल्स का जो एक टॉपिक है उसको अब डिटेल में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल क्या हैं और मॉडलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी जो हैं वो हमें मिलती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। मॉडलिंग टेक्निक्स के अंदर हम लोग जो हम सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं या रिक्वायरमेंट्स को जो हमने कलेक्ट किया होता है, एलिसिट किया होता है, उसको हम मॉडल करते हैं पिक्चोरियल शेप के अंदर। तो वो कितने मॉडल एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम किस तरह से कर सकते हैं, उनके लेवल ऑफ डिटेल्स हमारे पास क्या होती हैं कि ज़ीरो लेवल डायग्राम क्या है, फिर डिटेल्ड लेवल डायग्राम क्या है, और डाटा फ्लो डायग्राम्स क्या हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स क्या हैं, और इनमें क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटी है। ये चीज़ें जो है ना वो प्रोसेस मॉडल के अंदर आती हैं। लेकिन ये छोटा सा एक टॉपिक है हमारे पास, सोर्स एंड सिंक एनालिसिस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सोर्स एंड सिंक एनालिसिस जो है ये बेसिकली एक टेक्निक है रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करने की, कि आप जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एक रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का हिस्सा बनाने लगे हैं, तो उससे पहले आप उस रिक्वायरमेंट के सोर्स का और सिंक को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। आपको पता चल जाए कि ये रिक्वायरमेंट किस स्टेक होल्डर ने इनिशिएट की है, और इस रिक्वायरमेंट की सूरत में जो इन्फॉर्मेशन आपकी क्रिएट होगी, जब ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी जाएगी, अचीव कर ली जाएगी फंक्शनैलिटी के ज़रिए, तो इसका कंज्यूमर जो है वो कौन होगा। तो ये कहलाता है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस। यानी वंस रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड, देखो ना, जब हमने डॉक्यूमेंट कर ली तो एनालिसिस मॉडल है ये, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मॉडल है। इसके ज़रिए चूँकि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है ना, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो ओवरऑल है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस मॉडल है, ये 3-4 स्टेप्स के अंदर होता है। एक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होती है, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, फिर रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होती है, और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ज़ुमरे में लेके आते हैं और उनको एनलिस्ट करते हैं। तो ये सोर्स एंड सिंक एनालिसिस एक वेरिफिकेशन एनालिसिस टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटनेस को, कंसिस्टेंसी को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं बाय ensuring the sources of the requirements and the outputs and the end consumer of the requirements। ठीक है जी। मतलब एक प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में ये कहता है जी कि जब मैं वार्निंग का मैसेज जारी करूं तो वो मैसेज जो है, फ़ी अगर किसी ने नहीं पे की, मेरे सामने वो लिस्ट आती है, तो मैं एक वार्निंग मैसेज जारी करता हूं, ठीक है, तो वो जो है ना वो जाना चाहिए सारे स्टूडेंट्स तक। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में जो इनिशिएट करने वाला स्टेक होल्डर है वो प्रिंसिपल है, और जो इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने वाला है वो हमारे पास उसका सिंक कहलाएगा। तो तकरीबन हर रिक्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई उसका सोर्स होता है जहाँ से वो रिक्वायरमेंट इनिशिएट होती है। वो एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है, और इसी तरह ऑन द अदर हैंड उसको कंज्यूम जिसने करना है वो भी कोई ना कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सोर्स एंड सिंक एनालिसिस कहलाता है जी। जो दूसरा हिस्सा है हमारी गुफ्तगू का ना, वो है प्रोसेस मॉडल्स के ऊपर। प्रोसेस मॉडल हमारे पास क्या होते हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं और उनको हम किस तरह से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस मॉडल डोमेन मॉडल है हमारे पास। प्रोसेस मॉडल से मुराद वो तरीक़ाकार, वो स्ट्रेटजी है, वो डायग्राम है, वो मॉडल का लफ्ज़ इसमें चूँकि मौजूद है। प्रोसेस हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्रोसेस हमारे पास सेट ऑफ टास्क्स होती हैं जो हम एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस पढ़ा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से हम एक स्टेक होल्डर से के पास जाता है एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर, वहाँ से जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है और वो अपनी एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये सॉफ्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कहलाता है।
जो भी प्रोसेस है आपके पास, चाहे वो एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, उसको आप किस तरह से बनाते हैं या दिखाते हैं, ये प्रोसेस मॉडल्स की मदद से होता है। तो प्रोसेस मॉडल को बेसिकली एक आप कह सकते हैं ग्राफिकल, विजुअल एंड पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन होती है। डायग्राम की सूरत में हम अगर बनाएं किसी मॉडल को, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ के अंदर आप एक सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं यार मैं घर बनवाना चाहता हूँ, वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स लेता है और रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद आपको एक मॉडल बना के देता है जो पेपर के ऊपर एक नक्शा सा बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाएं तो वो जो भी प्रोडक्ट बनाने लगा है, वो पहले उसका एक पिक्चोरियल या विजुअल डायग्राम आपके पास बनाएगा। वो मॉडलिंग डिफरेंट हो सकती है, वो 3D मॉडलिंग कर रहा है, 2D मॉडलिंग कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम कौन कौन से मॉडल्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं जो बिजनेस डोमेन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ मॉडल जो हैं वो लॉजिकल सिस्टम मॉडल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी ये डिफरेंट होते हैं। बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉडल्स होते हैं कि जो एक ओवरऑल प्रोसेस को बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर जो है ना वो शो कर रहे होते हैं। मसलन आप देखें, ये एक आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन है। ये एक हॉस्पिटल की डायग्राम है। इसमें कोई डिटेल नहीं है कि जी ये वाला सिस्टम कैसे काम करेगा, ये वाला हिस्सा क्या काम करेगा। सिंपली लिखा हुआ है, एक ओपीडी विजिट आता है, आईपीडी विजिट आ सकता है, चेंज पेशेंट का स्टेटस हो सकता है, चेंज पेशेंट की सर्विसेज हो सकती हैं। ये तीनों चीज़ें कलेक्ट एंड रिकॉर्ड कंपनी में जाती हैं, वहाँ से असाइन ओपीडी होता है, फिर एलोकेट। यानी अगर आप, और ये आउटपुट इसकी क्या बन रही है, ओपीडी स्लिप इशू हो गई, इशू कैश पेमेंट हो गया, इशू, यानी आप देखें ये जो जैसे हमने पीछे सोर्स एंड सिंक्स की बात नहीं की थी, ये सारे हमारे सोर्स हैं और ये सारे हमारे सिंक्स हैं। यहाँ से ये इनिशिएट हुई और यहाँ आके ये टर्मिनेट हो गई। तो जो हमारे पास सबसे बुनियादी मॉडल होता है ना, उसे हम बिजनेस प्रोसेस मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हाई लेवल पिक्चोरियल व्यू करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस का। यहाँ पे बिजनेस कारोबार नहीं है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे बिजनेस है एक्टिविटीज एंड प्रोसेसिंग, जो ऑपरेशंस है ना उनकी बात हो रही है। यानी ये वो ऑपरेशंस हैं, और उन ऑपरेशंस को जब हम एक हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर जो हाई लेवल चीज़ें हैं, यानी अभी डिटेल नहीं है यहाँ पे। हाई लेवल और लो लेवल का मतलब क्या है, लेवल ऑफ डिटेल्स, कितनी डिटेल में आप, जब आप इस एक बॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है इसमें 15 टास्क हों जो आप परफॉर्म करते हैं। कलेक्शन कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें कैप्चर की जाती हैं एक जो है ना वो मतलब पेशेंट की। तो वो हाई लेवल डिटेल जो है ये हमारे पास बिजनेस प्रोसेस मॉडल कहलाता है, ठीक है। ये उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, ये नीचे उसी की डिटेल है। दूसरा जो हमारे पास मॉडल आता है वो आता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स ये भी एक टेक्निक है, पिक्चोरियल टेक्निक है। इसके ज़रिए भी हम देखें डॉक्यूमेंट करते हैं डोमेन नॉलेज को। यानी बेसिकली हमने बस पढ़ा था ना कि जो डोमेन को, डोमेन से मुराद है कि ओवरऑल एक हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एक एजुकेशनल सिस्टम है, एक बड़ी लेवल की डोमेन के ऊपर जो है वो इसमें दो जो चीज़ें ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जाहिर करती है। नंबर वन, इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी, एक एसटीडी ये हमें जाहिर करती है। और दूसरा, एट ईच प्लेस विच एक्शन हैज बीन टेकन एंड विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मूव्स टू द नेक्स्ट प्लेस। ये चार चीज़ों को जाहिर करने के लिए जो डायग्राम बनेगी, नंबर वन कि कितनी स्टेट्स हैं जिनमें से गुजरेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। और एट पर्टिकुलर स्टेट उस इंफॉर्मेशन या डाटा के ऊपर क्या वर्किंग जो है वो परफॉर्म की जाएगी। ऐसी डायग्राम जो इन तीन चार चीज़ों के बारे में हमें बताएगी, इस तरह की डायग्राम को हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल उन्होंने केस स्टडी करके दिखाई है, ट्रबल रिपोर्ट एंड इट्स लाइफ साइकिल। ट्रबल रिपोर्ट से क्या मुराद है कि कोई भी सिस्टम है, फर्ज करें एक नेटवर्क सिस्टम की उन्होंने एग्जांपल दी है,
कोई भी एक सिस्टम है उसमें एक ट्रबल जो है ना वो जनरेट होगी। इसने कम्युनिकेशन नेटवर्क की एग्जांपल दी है। अब वो ट्रबल सॉल्व कैसे होती है, वो किस प्रोसेस में से गुजर के वो सॉल्व होगी, उसकी कितनी स्टेट्स होंगी जिनमें वो आएगी। ठीक है, तो इस सारे को डायग्रामेटिकली जो है ना वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, या इसने ट्रबल के लिए जो है ना वो कहा है जी। सबसे पहले स्टेट डायग्राम बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो आप देखें कि इसकी कितनी हालतें होंगी, स्टेट्स कितनी आएंगी, और हर स्टेट का स्टेटस क्या होगा। तो ट्रबल की जो रिपोर्ट है उसकी पहले आप ना डायग्राम देख लें, फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी। तो आप देखें जी, इसकी जो डायग्राम्स है ना वो नंबर 1 क्यू, ओपन एंड एक्टिव, डेफर्ड, क्लियर्ड एंड क्लोज। एक ट्रबल जो है ना, सुन लें, एक ट्रबल जो है वो जनरेट हुई। ठीक है, अच्छा वो जनरेट हुई तो वो डायरेक्ट ओपन भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका ट्रबल को सॉल्व करने वाला जो सिस्टम है, ठीक है, वो पहले किसी ट्रबल पे काम कर रहा, तो जाहिर है वो क्यू के अंदर आके लग जाएगी। ठीक है, यानी यहां से ट्रबल क्रिएट होके यहाँ क्यू में आएगी ये सबसे पहले। ठीक है, यहां से ये क्या होगी, ये देखें, ये क्रिएट होके आ गई। यहां से ये ट्रबल अप्रूव हुई, अप्रूव होके ओपन होके ये ओपन एंड एक्टिव की स्टेट के अंदर आ गई। ठीक है, यहां से इसने दो स्टेट्स में जाना है, या तो इसने क्लियर होके क्लियर्ड की स्टेट में जाना है, या इसने डेफर होके डेफर की स्टेट में जाना है। यानी अगर ये क्लियर हो गई है तो क्लियर्ड स्टेट में चली जाएगी, अगर ये डेफर हो जाएगी तो डेफर स्टेट में चली जाएगी। अच्छा, जब ये क्लियर्ड में जाएगी और यहाँ से फिर ये क्या कर सकती है, ये क्लोज स्टेट में चली जाएगी। अगर डेफर में आई है तो डेफर से ये कैंसिल होके फिर ये कहाँ चली जाएगी, क्लोज्ड में चली जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्लियर में आई लेकिन दोबारा जनरेट होगी तो इसे दोबारा ओपन कर दिया गया। ठीक है, डेफर में आई तो इसने इसको फिर दोबारा रिलीज कर दिया गया। ठीक हो गया। और इसी तरह क्यू में आई लेकिन ये अप्रूव नहीं हुई। ठीक है, ये अप्रूव होने वाली नहीं थी, ओपन होने वाली नहीं थी, क्यू से डायरेक्टली जो है ये क्लोज्ड की तरफ चलेगी और यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी और ये जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, ओपन के अंदर ये रेफर भी, यानी आप देखें कि ये एक ऐसी डायग्राम है, सिर्फ इसको एज अ मॉडल समझना है आपने बस। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके प्रीवियस करंट नॉलेज के साथ। ठीक है, इस तरह की डायग्राम आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस के लिए भी बहुत मशहूर डायग्राम है जिसे हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट डायग्राम, ये देखें हम लिखते हैं तो उसके बाद इमेजेस में जाते हैं तो ये देखें ये एक बड़ी मशहूर डायग्राम है इसकी, कि हर प्रोसेस जब न्यूली क्रिएट होता है उसके बाद वो रेडी क्यू में आता है। रेडी के बाद या तो वो जाता है रनिंग के अंदर, जब वो रन हो रहा होता है, या तो वो पूरा रन होके टर्मिनेट होता है। और अगर रन कर रहा था कोई और आ गया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था, तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा और वो रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वेटिंग से दोबारा ये जाएगा रेडी में, और रेडी से दोबारा जाएगा रनिंग के अंदर। तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स इज कॉल्ड स्टेट डायग्राम, जिसके अंदर आप किसी भी प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स और उन स्टेट्स के अंदर होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस और एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर इंफॉर्मेशन में आने वाली चेंज को जाहिर करते हैं। ऐसी डायग्राम को हम जो है वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं। अच्छा जी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जो हम डाटा लिखते हैं इसको सम टाइम हम टेबुलर फॉर्म में भी शो कर देते हैं। ठीक है, हर स्टेट डायग्राम का डाटा टेबुलर फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। यानी अगर स्टेट है ना तो आप लिख सकते हैं जी फलां स्टेट में ये अमल होगा, उसके बाद ये इसकी इनपुट ये होएगी, आउटपुट ये होएगी। ठीक है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे ना, ये आपको दिखाता हूँ जी स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ये देखिए, ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल है और ये इसकी इमेज दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी ज़रा, ये इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा
करीब कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये नज़र आए। लेकिन ये इमेज तो बड़ा नहीं हुआ। ठीक है। अब आप देखें, इसमें आपको टेबल भी नज़र आ रहा है और ये ट्रांजिशन डायग्राम भी नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि 0 0 के ऊपर जब उसे 1 या 0 मिलता है ना, तो ये 0 1 पे चला जाता है। ठीक है। और जब इसे 0 1 के ऊपर 0 मिलता है तो ये यहीं रहता है, लेकिन जब इसे 1 या 0 मिलता है तो ये यहाँ आ जाता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो, इनपुट 0 आएगी, प्रेजेंट स्टेट उसकी 0 0 होगी, तो वो नेक्स्ट किस स्टेट में चला जाएगा। तो ये बात ज़हन में रखें कि एवरी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो होती है, उसको इक्विवेलेंटली आप एक टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूज़र ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं जी: एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल इनपुट एन एलिमेंट्री प्रोसेस है, जो मतलब एक्सटर्नली इनपुट किया जाता है, एक्सटर्नल ही आउटपुट किया जाता है, और एक्सटर्नल इंक्वायरी हमारे पास होती है। तो ये इस तरह हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जी। एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल क्वेरी के नाम से ये ट्रांजैक्शनल फंक्शनल टाइप्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये चेंज है। मसलन अलर्ट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, एक सिस्टम के बिहेवियर के बारे में अलर्ट का जो फंक्शन है, ये कहाँ पर हमारे पास होगा जी। ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट पे होगा, एक्सटर्नल आउटपुट पे होगा, या एक्सटर्नल क्वेरी के ऊपर होगा। तो इस तरह आपके पास प्राइमरी इंटेंट है, मे बी एंड नॉट अलाउड। प्राइमरी इंटेंट से यानी एक्सटर्नल इनपुट आएगी तो ये लाजमी तौर पे अलर्ट होगा। ठीक है। अगर एक्सटर्नल आउटपुट आएगी तो ये बिहेवियर का जो अलर्ट है ये मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन एक्सटर्नल क्वेरी की सूरत में कभी भी अलर्ट का फंक्शन जो है वो नहीं होगा। तो यानी हम इस टेबुलर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के साइड बाय साइड, कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये एक और एग्जांपल दी गई है इनकम वगैरह की। उसके बाद जो तीसरा मॉडल हमारे पास आता है वो आता है डाटा फ्लो मॉडल। जिस तरह स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम थी, ये डाटा फ्लो मॉडल है। इसका ये आम फ्लो चार्ट है, डीएफडी डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम। ये तकरीबन एक कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, ये अपने पहले कोर्स में ज़रूर पढ़ लेता है। जैसे ही वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेता है ना, तो पहला CS 101 या जो भी उसका इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है ना, उसके अंदर उसे फ्लो चार्ट का और डाटा फ्लो डायग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया जो है ना वो हो जाता है। लेकिन फ्लो चार्ट में और डाटा फ्लो डायग्राम में फ़र्क है, ये ज़हन में रखना है। फ्लो चार्ट किसी एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को ज़ाहिर करता है, और डाटा फ्लो डायग्राम जो होता है ये एक सिस्टम या सब सिस्टम के अंदर होने वाले फ्लो ऑफ डाटा को दिखा रहा होता है। ठीक है। इसकी ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसकी ख़ास ट्रांजैक्शंस हैं, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इसके बेनिफिट्स हैं। मसलन ये फ्लो ऑफ डाटा को दिखाता है ऑफ अ सिस्टम, नॉट अ फंक्शन। ये हेल्प करता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी को समझने में, क्योंकि आपके सामने एक तस्वीर आती है, तस्वीर को समझना आसान होता है। ये डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा भी बताता है, डाटा किस तरह ट्रांसफॉर्म होके इंफॉर्मेशन बनता है ये भी दिखाता है, और ये कहाँ पे इसकी फाइनल आउटपुट जाती है ये भी दिखाता है। ये डाटा की ओरिजिनेशन को भी डिस्क्राइब करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिस्क्राइब करता है, कंजम्पशन को भी डिस्क्राइब करता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है, डिसेमिनेटेड होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अबाउट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी डिटेल के एतबार से भी डिफरेंट हो सकती है। नोटेशंस को इसकी समझें जी। अगर आप प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास ये एक सिंबल है, जो कि एक स्क्वायर सिंबल नहीं है। अगर आप देखें तो उसके कॉर्नर राउंड है। ठीक है। ये ज़हन में रखना है। उसके बाद एक्सटर्नल एजेंट के लिए ये वाला सिंबल है। ठीक है जी। और डाटा स्टोर के लिए आपके पास सिंबल इस तरह का यूज़ होगा, और डाटा फ्लो के लिए एरोज़ होंगे आपके पास। ये वही फ़र्क आ गया कि डीएफडी में और फ्लो चार्ट में क्या फ़र्क है। जो आम तौर पे हम लोग ये कंसीव कर लेते हैं कि जी डाटा फ्लो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट जो हैं ये सिमिलर हैं। ये देखें, लिखा हुआ है कि फ्लो चार्ट्स जो हैं ये कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बताते हैं। इट डिस्क्राइब कंट्रोल फ्लो इन एन एल्गोरिथम। ठीक है। एक एल्गोरिथम के अंदर ये बता रहे होते हैं। लेकिन डीएफडी कैप्चर द कंट्रोल फ्लो इंफॉर्मेशन, इट जस्ट शो द इन अ सिस्टम। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा होता है। ये इनके दरमियान एक क्लियर
यानी अगर आप देखें तो लेवल ऑफ डिटेल का फ़र्क ही है, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है जी कि प्रोसेसेस ऑन डेटा फ्लो कैन ऑपरेट इन पैरेलल, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये डिफरेंस एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए, ये सिंपल लाइंस हैं। ये एक एग्जांपल आई जी, डेटा फ्लो मॉडल बैंक अकाउंटिंग सिस्टम का उसने जो है ना ये हमें बना के दिखाया हुआ है। ये देखें, ठीक है, ये सारे डाटा स्टोर हैं, ये सारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है रिकनसाइल अकाउंट बैलेंस का, दूसरा है डिपॉजिट फंड्स इनटू अकाउंट का, तीसरा है पे या बिल का विदड्रॉ। अगर हम इस प्रोसेस की डिटेल में जाएंगे तो इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, समझ आ रही है ना। तो इसलिए ये डिटेल पे डिपेंड करता है, ये आप कह सकते हैं कि जीरो लेवल डिटेल है, जिसमें एक सिस्टम के तमाम बड़े बड़े जो प्रोसेसेस हैं और जो एजेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया और डेटा स्टोर्स के बारे में बताया गया। यही जो प्रोसेसेस हैं, एक्सटर्नल एजेंट और स्टोर, ये उसने सेपरेट करके आपको दिखा दिया, जो मैंने आपको पहचान बताई उसको डिस्क्राइब करके दिखा दिया। डाटा फ्लो मॉडलिंग जो होती है, इसमें हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बयान करते हैं और किस तरह से हम कैप्चर करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसेस फंक्शंस, ये सारी चीज़ें इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि ये किस तरह से काम करता है। अब आप देखें, टिपिकली हम इसके अंदर जो जो चीज़ प्रोसेसेस बता रहे होते हैं उनमें क्रिएट का ऑपरेशन होता है, रीड का होता है, अपडेट का होता है और डिलीट का होता है। इसको हम कह रहे होते हैं क्रूड ऑपरेशंस, यानी आम तौर पे ये 4 किस्म के ऑपरेशन ही हो रहे होते हैं। क्रिएट करने का डाटा को, या स्टोर में से डेटा को रीड किया जा रहा होता है, या स्टोर में डाटा को अपडेट किया जा रहा होता है, या स्टोर में ही डेटा को परमानेंटली जो है वो डिलीट किया जा रहा होता है। यानी यही 4-5 ऑपरेशंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ डिटेल्स की, तो ये देखें, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू द डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो मॉडलिंग ओनली दोज प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड दैट परफॉर्म सर्टेन प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। जहां पर कोई चीज ट्रांसफॉर्म होती है उसको आपने यहाँ पर जो है ना वो यूज करना है, बाकी आपकी डिटेल है। मसलन आप बहुत इनिशियल लेवल की बनाएंगे तो उसे हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम कहेंगे। अगर आप उसमें ज़्यादा लो लेवल की डिगिंग आउट करेंगे और मज़ीद उसकी तफसील बताएंगे तो उसे हम डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम कहेंगे। आगे जब मिसाल आएगी ना तो आपको बड़ी क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी। मसलन देखें, ये एक कॉन्टेक्स्ट है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का, इसमें कुछ नहीं बताया गया, ये यही अभी आप असाइनमेंट करके आए हैं CS403 की। सारे सिस्टम को दरमियान में एक बॉक्स के अंदर लिख दो और उसके एजेंट्स को आप ऑन लेफ्ट एंड राइट रख के वो एजेंट इस सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्शन करता है ये दिखा देना, ये कॉन्टेक्स्ट जीरो लेवल कहलाती है, जिसमें आप कोई एक एक सिस्टम को किसी सब सिस्टम में डिवाइड नहीं कर रहे। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके साथ नर्स का एजेंट इनपुट आउटपुट करता है, पेशेंट सिर्फ इनपुट करता है, नर्स जो है यहाँ से रिक्वेस्ट करती है और पेशेंट लॉग की एक एक्सटर्नल फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर ये सिस्टम इनपुट और आउटपुट करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब लेवल 1 में हम क्या है, लेवल 1 में हम जाएंगे तो हम इसको मजीद आगे तफसील में चले जाएंगे। ये देखें जी, लेवल 1 डायग्राम आ गई। वो जो दरमियान वाला बॉक्स था ना, अगर आप गौर से देखें तो उसको अब हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लोकल मॉनिटरिंग, एक सेंट्रल मॉनिटरिंग और एक रिपोर्ट। एजेंट नहीं बदले, पेशेंट है, नर्स है, पेशेंट लॉग फाइल है और एक लॉग फाइल हमने इसके अंदर और जनरेट कर ली। इसी तरह अब अगर हम इस अकेले को लेके इसकी डिटेल में चले जाएंगे तो वो और हम डिगिंग आउट लेवल में चले गए। तो ये फ़र्क होता है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम्स में। लेवल 2 में चले जाएं तो आप देखें किसी एक सिस्टम की अब हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक है, यानी उनमें से हमने जो लोकल मॉनिटरिंग था ना सिर्फ उसको अब हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके अंदर हमने देखा कि ये प्रोसेस जो है वो उसके अंदर हो रहे हैं। फिर आप इसी प्रोसेस के किसी एक प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे और इसी तरह डिफरेंट लेवल की डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने आती चली जाएगी। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि डाटा फ्लो डायग्राम्स या स्टेट ट्रांजिशन, इन तमाम के डेफिनेट रूल्स हैं, हम उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते। यानी हम ये सिंबल अगर प्रोसेस का है तो हम जो एजेंट का सिंबल है आप देखें, इसके ये एक रेक्टेंगुलर, ये एक स्क्वायर बॉक्स है और इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड नहीं है। प्रोसेस के लिए हम एक राउंडेड
आप कह लें स्क्वायर यूज़ करते हैं ना, राउंडेड स्क्वायर, तो ये सिंबल इसकी जगह यूज़ नहीं हो सकता, ये सिंबल इसकी जगह यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ रूल्स हैं कॉमन जो हमें डाटा फ्लो डायग्राम्स में ऑब्जर्व करने चाहिए। मसलन पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आप देखें, वो कहता है कि ये वाला डायग्राम ज़रा सामने रखें, तो इसमें आप देख सकते हैं मतलब उसने इसको इस तरह से थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं। वो कहता है देयर इज़ नो इनपुट फॉर द प्रोसेस फ्रीज़ मेंबर अकाउंट। ये फ्रीज़ मेंबर अकाउंट है, इसमें से ये भी आउटपुट जा रही है, ये भी आउटपुट जा रही है। ऐसा कौन-सा प्रोसेस होता है जी जिसमें कोई इनपुट ना हो? ठीक है? हर प्रोसेस में कोई इनपुट आएगी तो उसकी आउटपुट जाएगी ना। अच्छा, in a similar manner the process create a new member account does not produce any output। अच्छा, क्रिएट अ मेंबर अकाउंट, इसमें इनपुट तो दो आ रही हैं लेकिन इसकी आउटपुट कहाँ जा रही है ये मेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, सम टाइम एग्जाम में इस तरह की डायग्राम दी होती है और पूछा जाता है कि इसमें क्या एरर्स हैं, क्या इसमें पिटफॉल्स हैं, तो आप उनको डिस्क्राइब करें। तो आप इनपुट्स और आउटपुट्स को सबसे पहले देखें। ठीक है, कि क्या तमाम जो प्रोसेसेस हैं, ये जैसे ये एक प्रोसेसेस है, इसमें इनपुट भी आ रही है और आउटपुट भी जा रही है। ये प्रोसेस है, इसमें नहीं इनपुट, तो इसका मतलब है ये एरर है। ये प्रोसेस है तो इसमें आउटपुट कोई नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी एक एरर है। और तीसरी चीज देखें कि बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस इज हैविंग टू इनपुट्स एंड एन आउटपुट बट द क्वेश्चन रियली इज डू दीज इनपुट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द आउटपुट। दो इनपुट तो आ रही हैं और आउटपुट भी जा रही है, लेकिन दोनों इनपुट में एक है एग्जिस्टिंग अकाउंट्स और एक है एम्प्लॉय एड्रेस, और हम आउटपुट क्या कर रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट के लिए क्या ये इनपुट्स वैलिड भी हैं या नहीं है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ये तो नहीं कि इस प्रोसेस की इस आउटपुट के लिए दी जाने वाली जो इनपुट है वो रिलेटेड ना हो, ठीक है, इररेलेवेंट हो। ये तीसरी टाइप की एरर आपने इसके अंदर तलाश करनी है। मजीद जो चीज़ें हैं, मसलन दो एजेंट्स जो है ना, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनके दरमियान कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए। जैसे ये दो एजेंट्स हैं, ये B1 है, ये B2 है, तो दरमियान में कोई ना कोई प्रोसेस इनके होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट जो है ये डाटा स्टोर को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता। ये डाटा स्टोर है, ये एजेंट है, तो ये डाटा स्टोर में डायरेक्टली कोई वैल्यू जो है वो अपडेट, क्रिएट, ये जो क्रूड ऑपरेशन है हमारे पास CRUD, कोई भी नहीं परफॉर्म कर सकता। इनके दरमियान में भी कम से कम एक प्रोसेस का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक्सटर्नल एजेंट कैन नॉट एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटा स्टोर। जिस तरह आप देखें ना, इसमें ऊपर वाले सिंबल में देखें कि ये आउटपुट का सिंबल है, कि ये इस में नहीं कर सकता, तो ये फ्रॉम भी नहीं कर सकता। ठीक है, डाटा स्टोर में से ये किसी किस्म की कोई इनपुट डायरेक्टली नहीं ले सकता, इसके दरमियान भी हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह एक डाटा स्टोर दूसरे डाटा स्टोर में डायरेक्टली वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकता, इनके दरमियान में भी कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए। और सिमिलरली ये हमारे पास जो है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते वक्त आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल जो था ना ये, जी, तो ये हमारा आज का जो मेजर टॉपिक था आज की डिस्कशन का, वो मॉडल, बिजनेस मॉडल्स ही थे, प्रोसेस मॉडल थे और प्रोसेस मॉडलिंग टेक्निक थी, जिसके अंदर हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम्स सारी की सारी जो होती हैं ये डाटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, लेकिन अपनी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या लेवल ऑफ डिटेल्स की बुनियाद पे हम उसे कॉन्टेक्स्ट लेवल 0 कह देते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल 1 कह देते हैं या कॉन्टेक्स्ट लेवल 2 कह देते हैं। और फ़र्क इनमें क्या है? फ़र्क इसमें लेवल ऑफ डिटेल्स का है। जब आप एक प्रोसेस को हाई लेवल पे देखेंगे और उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे तो वो 0 लेवल होगा। जब आप उसकी थोड़ी सी डिटेल में चले जाएंगे तो ये लेवल 1 हो जाएगा। जब आप उसकी मज़ीद डिटेल में चले जाएंगे तो फिर ये आपके पास लेवल 2 हो जाएगा। और इसी तरह हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं।